हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। इंडियन पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं, उनका कंटेक्स्ट हमको न्यूज़पेपर से मिल जाता है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हो तो यूपीएससी के लिए खास एक सेक्शन उस अखबार में निकलता रहता है। उसी में एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इज गोइंग ऑन दीज डेज, जिसमें वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जिन्हें लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस के नाम से चला रहे हैं, जिनका फैसला बहुत इंपॉर्टेंट रहा और संविधान के मैंडेट को एस्टेब्लिश करने में उन जजमेंट्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसी में एक है चंपकम दोराई केस 1951। दो वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पहली वजह यह है कि ये संविधान में पहले संशोधन की वजह बन जाता है। ये जो जजमेंट आया था, इसकी वजह से संविधान में पहला संशोधन करना पड़ा, वो भी संविधान लागू होने के लगभग एक साल के आसपास ये संशोधन करना पड़ गया। दूसरा ये कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जिसे हम सोशल जस्टिस की पॉलिसी भी कहते हैं, सामाजिक न्याय की पॉलिसी भी कहते हैं, उसको एक संवैधानिक आधार मिला। ये आधार साफ तौर से लिखा हुआ पहले नहीं था। तो इसको आज जानते हैं। चंपकम दोराई राजन एक महिला थी जो उस समय साइंस ग्रेजुएट थी 1940s में, और वो डॉक्टर बनना चाहती थी। और डॉक्टर बनने के लिए ऑब्वियसली उनको एग्जाम देना पड़ता, सीट्स भी हुआ करती थी। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब मद्रास गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर दिया, जिसका नाम कम्युनल जियो हो गया। उस कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर को देखा जाए तो उसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, उनमें जो सीट्स हुआ करती थी, उनको इस तरीके से बांटा गया था, इस तरीके से रिजर्व किया गया था कि उसमें जो आधार था वो कास्ट या रिलीजन निकल के आ रहा था। क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग नहीं करती थी, उन्होंने देखा कि अगर इस तरीके से सीट्स का बंटवारा है शैक्षिक संस्थाओं में, इसका मतलब उनका नंबर कहीं आने वाला नहीं है। एक संभ्रांत परिवार की थी, पढ़े लिखे परिवार की थी, और लीगल सर्किल में उनके परिवार का उठना बैठना था। उन्होंने इस गवर्नमेंट की पॉलिसी को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स की दलील दी कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। उन्होंने कहा कि चंपकम दोराई राजन ने ये आर्ग्यू किया कि जो गवर्नमेंट का जियो है, इट वायलेटेड हर फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी। जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 है, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखा हुआ है, जो फंडामेंटल राइट है हर व्यक्ति का, वो वायलेट होता है, पहली वजह। दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ये संविधान में कोई इसका आधार नहीं दिखाई पड़ता कि ये संविधान के आधार को फुलफिल करता हो। जैसे कि आर्टिकल 15 का पहला क्लॉज ये कहता है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ये कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है और इस ऑर्डर का संवैधानिक आधार भी नहीं दिखाई पड़ता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। संवैधानिक आधार की बात करें, आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा है और आर्टिकल 15 को ये स्टैंड नहीं कर पा रहा है, आर्टिकल 15 में इसका आधार नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो भी गलत है। हालांकि आर्टिकल 16 हुआ करता है जो साफ साफ रिजर्वेशन देने की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 16 का जो कंटेक्स्ट है वो सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। आर्टिकल 16 का चौथा क्लॉज ये कहता है कि जहां तक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है, वह रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए है। शैक्षिक संस्थाओं के लिए या और जो नॉन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड फील्ड हैं, वहां पर आर्टिकल 16 लागू नहीं होता। इसलिए दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसके बेस पे इस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज कर दिया। जब ये हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इस जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि ये डेफिनेटली आर्टिकल 14 का वॉयलेशन था। आर्टिकल 15 में कहीं इसका आधार दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए ये नल एंड वॉइड किया जाता है। मद्रास गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना फैसला दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो लॉ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिक्लेयरिंग दैट द क्लासिफिकेशन इन द लॉ कॉन्स्टिट्यूटेड ए क्लियर वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू द सिटीजन्स। ये जो आपने क्लासिफिकेशन की है कि इतनी सीट्स इस कैटेगरी को मिलेंगी, इतनी सीट्स इस कैटेगरी को मिलेंगी, इसका जो बेसिस है, जो क्लासिफिकेशन का आधार है, वो बिल्कुल असंवैधानिक है। संविधान में कहीं इसका आधार दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट का ऑर्डर बिल्कुल खारिज किया जाता है।
जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी थी ये लागू नहीं हो सकती थी, और ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जो संविधान के अनुसार ना हो। जब ये जजमेंट आ गया तो अब सरकार के पास एक ही तरीका था कि सरकार संविधान में वो आधार लाए जिससे ऐसी पॉलिसीज को वैलिडेशन मिल जाए। तो इसकी एक ही तरीका होता है कि आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान को अमेंड करने के लिए जाना जाता है, उसका सहारा लिया गया और पार्लियामेंट ने पहला संशोधन पास किया 1951 में। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को काउंटर करने के लिए संशोधन करना पड़ा। कोर्ट ने कहा था कि आपके संविधान में ऐसा आधार नहीं है जिसपे आप इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर पाएं जो कास्ट हो या रिलीजन हो, बल्कि इसको तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में मना किया गया है। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 15 में चौथा क्लॉज जोड़ दिया। पहले आर्टिकल 15 में सिर्फ 3 ही क्लॉज हुआ करते थे, क्लॉज 1, 2 एंड 3। 15 का क्लॉज 1 मैंने आपको बताया, जो कास्ट, सेक्स, रिलीजन वगैरह के आधार पर भेदभाव करने से मना करता है, प्रोहिबिट करता है। क्लॉज 2 ये कहता है कि इन्हीं आधारों पर जो पब्लिक प्लेसेस वगैरह हैं, पार्क्स हैं, रोड्स वगैरह हैं, बेथिंग घाट्स वगैरह हैं, वहां भी इन्हीं आधारों का इस्तेमाल करके कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। और 15(3) ये कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। मतलब इन तीनों क्लॉजेज में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए कोई स्पेशल पॉलिसी बनानी हो, उसका मैंडेट दिखाई पड़ता हो। तो फिर पार्लियामेंट ने चेंज किया और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 डाला, जिसमें लिखा हुआ है द स्टेट कैन मेक special provisions for the advancement of any socially educationally backward classes of citizens or for scheduled class and scheduled tribes। जब यह संविधान में लिख ही दिया गया कि सरकारें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, कास्ट के लिए या बैकवर्ड क्लासेस जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके लिए स्पेशल पॉलिसीज बना सकती है, तो फिर संवैधानिक आधार मिल गया और उसके बाद ऐसी पॉलिसीज विदस्टैंड करने लगी, कॉन्स्टिट्यूशनली सही साबित होने लगी। ये आधार 15(4) के तहत दिया गया था। उसके बाद फिर अगर ये क्लॉज ना जोड़ा जाता तो जितनी रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के, वो तो 16(4) से गवर्न हो जाता है, वो सब की सब लागू नहीं हो पाती। और ये पहले संशोधन जो 1951 में था तभी ये हो गया था। तो 15(4) आर्टिकल इसमें, 15 का चौथा क्लॉज आर्टिकल इसमें जोड़ना पड़ गया था। इस तरीके से संविधान में वो आधार दिखाई देने लगा जिसके आधार पर रिजर्वेशन पॉलिसी वैलिड होने लगी। एक खास बात इस केस में और हुई, वो ये कि जो फंडामेंटल राइट्स वर्सेस टीपीएसपी की लड़ाई शुरू हुई थी वो यहाँ पर दिखाई देने लगी। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हम जो ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे सोशल जस्टिस दिया जा रहा है, वेलफेयर ऑफ द पीपल हो रहा है, ये डीपीएसपी पार्ट 4 का मैंडेट है, संविधान के पार्ट 4 का मैंडेट है। और आर्टिकल 38 में ये मेंशन है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इंपॉर्टेंट है और जितनी इनइक्वालिटीज हैं बिटवीन द सिटीजन्स एंड बिटवीन द ग्रुप्स, उनको हटाने का मैंडेट डीपीएसपी में दिया हुआ है। क्योंकि हम डीपीएसपी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, आपकी बात सही है, आप डीपीएसपी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बट डीपीएसपी हैव टू रन secondary to fundamental rights. DPSP cannot go over and above fundamental rights. Fundamental rights are more important than DPSPs. इसलिए आप DPSP इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनको इस्टेब्लिश करते हुए फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट नहीं हो सकते हैं। आपकी डीपीएसपी की पॉलिसी को पीछे जाना होगा। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट वॉयलेट, डीपीएसपीज कैन नॉट वॉयलेट फंडामेंटल राइट। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके कुछ कंसेप्ट इस वीडियो से रिफ्रेश हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।